नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। उत्तराखंड देवभूमि, वीर भूमि और अब विकास की भूमि बनती जा रही है। बीते 4 सालों में धामी सरकार के नेतृत्व में एक नई पहचान गढ़ी गई। आज हम बात करेंगे उस बदलाव की, उन उपलब्धियों की जिन्होंने प्रदेश को एक नई दिशा दी। धामी सरकार ने जिस तरह से युवाओं को केंद्र में रखकर नीतियां बनाई, वो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। ये सिर्फ कानून नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। 4 साल में धामी सरकार ने विकास, सुरक्षा और सुशासन को जमीन पर उतारा है। बात चाहे केदारनाथ के पुनः निर्माण की हो या फिर इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की, उत्तराखंड अब आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी राज्य बन चुका है। आने वाले समय में चुनौतियां जरूर होंगी, लेकिन इस लीडरशिप से उम्मीदें अब और भी ज्यादा हैं। 4 वर्षों में यूनिफॉर्म सिविल कोड, सख्त नकल विरोधी कानून, सख्त धर्मांतरण कानून, दंगारोधी कानून लागू कर सुशासन के संकल्प को पूरा किया है। तो वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और अवैध मदरसों के अतिक्रमण पर भी निरंतर कार्रवाई की गई। 7000 से अधिक ऑल वेदर रोड का निर्माण, ऋषिकेश में कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट, 2000 से ज्यादा करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश, पेपर लीक माफियों पर शिकंजा, स्टार्टअप नीति से 5000 युवाओं को हुआ फायदा, 10,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां, पेपर लीक माफियों पर कसा गया शिकंजा, महिलाओं को संरक्षण, 30% का आरक्षण, मिशन नारी सशक्तिकरण, ग्रामीण महिला उद्यमिता बढ़ी, आस्था और पर्यटन के चलते चारधाम यात्रा में लगातार यात्रियों का बढ़ा इजाफा, केदारनाथ अब पुनः निर्माण हुआ जिसमें इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिला। साथ ही साथ भ्रष्टाचार पर भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। कानून व्यवस्था को लगातार धामी की सरकार सख्त नजर आई। यूसीसी को लागू करने के लिए भी यह राज्य पहला बना है। इन 4 वर्षों में एक और जहां प्रदेश सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में देश का अग्रणी राज्य बना है, तो वहीं दूसरी ओर कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने और इकोलॉजी के साथ साथ इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के बेहतर समन्वय से रोड, रेल और रोपवे निर्माण के क्षेत्र में भी नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। 4 साल पहले जब पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की बागडोर को संभाला था, तो एक नया सपना देखा गया, नया उत्तराखंड, मजबूत उत्तराखंड। आज 4 साल बाद ये सपना हकीकत बन रहा है। धामी सरकार के इन 4 साल बेमिसाल की उस कहानी पर जिसने की उत्तराखंड को नई पहचान दी है। चारधाम ऑल वेदर रोड को हो या फिर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट, धामी सरकार ने कनेक्टिविटी को नई रफ्तार दी। पहाड़ से मैदान तक अब सफर भी आसान है और कारोबार भी। धामी सरकार ने सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता लाई है और अब पेपर लीक नहीं, सिर्फ मेहनत बोलती है। 10,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां, स्टार्टअप नीति और स्वरोजगार योजनाएं युवाओं के सपनों को उड़ान मिल रही है। तो साथ ही साथ महिला सुरक्षा और सम्मान धामी सरकार की प्राथमिकता है। महिलाओं को 30% आरक्षण, गौरवशाली बेटी, सशक्त उत्तराखंड जैसी योजनाओं से हक और पहचान दिलाई गई। केदारनाथ का पुनः निर्माण हो या फिर योग ध्यान की नई पहल, धामी सरकार ने उत्तराखंड को आध्यात्मिक नक्शे पर भी चमकाया है। चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड
श्रद्धालुओं के साबित कर रहे हैं कि उत्तराखंड भारत की आध्यात्म का केंद्र बना है। धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों के फलस्वरूप प्रत्येक वर्ष रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा में देवभूमि उत्तराखंड पधार रहे हैं। धामी सरकार का साफ संदेश है कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, पेपर लीक हो या फिर माफिया कार्रवाई पूरा तरीके से सख्त है, न्याय सबसे पहले है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से हेल्पलाइन 1905 और 1064 विजिलेंस ऐप से सदैव आम जनमानस के विश्वास को जीतने का प्रयास किया गया और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मगरमच्छ जैसे भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे भेजकर एक सख्त संदेश भी दिया। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाए तो लागू करने वाला यह राज्य सबसे पहला बन चुका है, जो कि धामी सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है। उत्तराखंड सिर्फ देवभूमि नहीं, इको फ्रेंडली राज्य भी बना है। इको टूरिज्म, सफाई अभियान और हिमालय संरक्षण योजनाएं प्रकृति के साथ तालमेल का एक नया मॉडल है। 4 साल विकास के, विश्वास के और बदलाव के। धामी सरकार की ये उड़ान यही नहीं रुकती। तो वहीं आपको बताएं कि अभी तो बस शुरुआत है, उत्तराखंड अब ऊंचाइयों की ओर है। हमारा संकल्प है कि लगातार उत्तराखंड आगे बढ़े और उस दिशा में आज उत्तराखंड पूरे देश के अंदर एक अपनी पहचान बना रहा है। जो निर्णय उत्तराखंड में लिए जा रहे हैं वो आज पूरे देश के लिए भी उदाहरण बन रहे हैं, चाहे वो नकल का कानून हो, चाहे यूसीसी का कानून हो, या आज एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पूरे भारत के अंदर उस इंडेक्स में उत्तराखंड का पहला स्थान आना हो। ऐसे के अंदर जो अस्थिरता का वातावरण रहा है उसमें आज पुष्कर धामी जी मुख्यमंत्रियों में नरेंद्र तिवारी जी के बाद दूसरे मुख्यमंत्री जो सर्वाधिक कार्यकाल में अपना कार्य पूर्ण की ओर बढ़ रहे हैं और मुझे हृदय से विश्वास है कि पुष्कर धामी जी ऐसे उत्तराखंड की राजनीति में नेतृत्व हमेशा अस्थिरता व शिकार रहा है, लेकिन जब बात पुष्कर सिंह धामी की आती है तो तस्वीरें कुछ और ही दिखती हैं। धामी भाजपा के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लंबे समय से राज्य के सीएम हैं और इसी बीच वे देहरादून में कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उनकी ओर से कार्यक्रम को संबोधित भी किया गया। और अन्य हमारे जो इस क्षेत्र में सेवा देने वाले आप सभी का मैं हृदय से यहाँ स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और सच में आज का दिन, अभी जैसा राम मोहन जी ने बताया कि मेरे लिए भी आज ये विशेष दिन है, क्योंकि आज से ठीक 4 वर्ष पूर्व मुझे उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में मेरी पार्टी ने जिम्मेदारी मेरे लिए तय की और इन 4 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन से अनेकों चुनौतियां हमारे सामने आई और हर बार ईश्वर की कृपा से वो चुनौतियां हमारे लिए अवसर बन गई और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए, इसी भावना के साथ उत्तराखंड के स्वाभिमान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का निरंतर हमने प्रयास किया है। साथियों, ये आज हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज के इस अवसर पर हमें उत्तर भारत के नागर विमानन मंत्रियों के इस महत्वपूर्ण सम्मेलन की मेजबानी करने का अवसर मिल रहा है। सच में हमारे लिए तो बड़ा उत्सव जैसा है कि इतने सारी सेवा प्रदाता लोग भी यहाँ पर हैं और मंत्री भारत सरकार श्री राम मोहन नायडू जी स्वयं यहाँ पर आज इसको पूरा इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और
आदरणीय मंत्रीगण सभी राज्यों के यहाँ आए हुए हैं, मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और नगर विमानन मंत्री श्री राम मोहन नायडू जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व में देश का आज ये क्षेत्र हमारा न केवल अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छू रहा है, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी सहज और सुलभ बन रहा है। और इस महत्वपूर्ण आयोजन हेतु उत्तराखंड का चयन इस बात का भी प्रमाण है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा देश के दूरस्थ, दुर्गम और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों को भी हवाई सेवाओं से जोड़ने का गंभीर प्रयास लगातार किया जा रहा है। साथियों, एक समय था जब हवाई यात्रा को केवल कुछ विशिष्ट श्रेणी के लोगों के लिए और संपन्न वर्ग के लोगों के लिए माना जाता था, या ये सेवाएं कुछ एक वर्ग तक ही सीमित होती थी। परंतु आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हवाई यात्रा आम आदमी की यात्रा बन चुकी है। आज भारत जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी विमानन अर्थव्यवस्था बन गया है, उसका कारण आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई उड़ान योजना है। 2016 में उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक प्रारंभ कर देश के नागरिक विमानन के क्षेत्र में नई क्रांति का सूत्रपात किया गया था। इस योजना के माध्यम से जहां एक और छोटे शहरों से लेकर दूरस्थ क्षेत्रों तक हवाई नेटवर्क से जोड़कर आम नागरिकों को सस्ती दरों पर हवाई सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, वहीं इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था, पर्यटन, अनेक प्रकार का रोजगार और अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 4 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और इस अवसर पर प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि धामी सरकार का यह कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री धामी ने अपने कार्यकाल में कई बड़े और दूरगामी फैसले लिए हैं और जिसमें नकल विरोधी कानून के साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे अहम कानून भी शामिल हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है और ये 4 साल उत्तराखंड राज्य के विकास के लिहाज से और हर क्षेत्र में प्रगति के लिहाज से ऐतिहासिक और अभूतपूर्व साबित हुए हैं। इन 4 सालों में उत्तराखंड राज्य ने राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी एक नई पहचान बनाने का काम किया है और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इन 4 सालों में जहां उत्तराखंड राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने की दिशा में और पारदर्शी तरीके से सुशासन स्थापित करने में हमको कामयाबी मिली है, वहीं हम अगर रोजगार की बात करेंगे तो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद अब तक की जितनी भी सरकारें रही हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यकाल की बात करें तो जो पिछले सारे रोजगार दिए गए हैं उनसे कई अधिक ज्यादा रोजगार देने का काम इन 4 सालों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया है। यही नहीं, जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य में सरकारी नौकरियों के नाम पर धांधलियां और नौकरियों को बेचने का काम कांग्रेस सरकार के द्वारा किया जाता था, उसको जड़ से समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने देश का सबसे कठोरतम नकल विरोधी कानून उत्तराखंड राज्य में लागू किया और उस कानून को लागू करने के परिणाम स्वरूप आज करीब 25,000 से अधिक नौजवान बेरोजगार लोगों को पारदर्शी तरीके से रोजगार दिए जाने का काम किया गया है। तो फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बढ़ते खबरों की ओर। हरिद्वार में आयोजित विकास संकल्प पर्व में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और जहां पर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ा हुआ था। तो वहीं आपको बताते चले कि बड़ी संख्या में उनके उपस्थित लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर पुष्प वर्षा भी की और साथ ही साथ सीएम धामी के मुख्यमंत्री के तौर पर 4 वर्ष पूरे हो गए हैं और जिसको लेकर कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई भी दी। उत्तराखंड में मानसून के बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के सरकार के फैसले पर विपक्ष नाराज नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश ने इस फैसले को जन विरोधी बताते हुए कहा कि इससे पहाड़ों में रह रहे मतदाताओं और चुनावी प्रत्याशियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर आम जनता को परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मानसून के मौसम में चुनाव कराने का सरकार का फैसला बिल्कुल गलत है। पहाड़ों में लोग पहले ही बारिश से परेशान हैं और ऐसे में चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए उनकी मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। प्रत्याशियों को प्रचार करने में दिक्कतें होंगी और साथ ही साथ वोटर बूथ तक भी जाने के लिए उन्हें तमाम दिक्कतों का सामना उठाना पड़ेगा। जो लोग हाईकोर्ट गए थे वो तो वंचित थे, क्योंकि जो पंचायत अधिनियम 2016 कांग्रेस की सरकार में लागू हुआ था उसमें रोटेशन का जो रोस्टर था उसका अनुपालन इस सरकार ने नहीं करा था। फिर सरकार ने वादे और दावे जो भी पेश करके, सम्मानित न्यायालय का मामला है तो उनके निर्णय का हम स्वागत ही कर सकते हैं, लेकिन व्यवहारिकता इस सरकार की सोचनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी कि ऐसे भारी मानसून में, और देखिए हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल में कितनी भीषण आपदा आई हुई है, हमारे उत्तरकाशी में बादल फट चुका है और आप ऐसे समय में पहाड़ के क्षेत्रों में, दूर दराज हमारे जो क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं, वहां पे पंचायत का चुनाव, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आप करा रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर कल कैनवसिंग में लोग प्रचार प्रसार में जा रहे हैं या लोग वोट डालने जा रहे हैं और उस दिन आपदा आ जाए, तो फिर ये तो जान हथेली पर लेकर इंसान चुनाव लड़ रहा है और वोट देने जाएगा। ये सरकार की क्या व्यवहारिकता है, ये गंभीर विषय है, सोचने का विषय। अब तो देखिए, अब तो ये भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित मेयर साहब ने ही पोस्ट डाल दी। मेरी तो उनसे भी बात हुई, मेरी सांसद जी से भी बात हुई, मैंने तो क्लैरिफाई करा, मैंने कहा आपने एक ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री जी को, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने साफ, वहां पे डीएम महोदय और कमिश्नर साहब बैठे थे, उनको साफ निर्देश दिया है कि इस चीज पर रोक लगाइए तुरंत। अब नोटिस भी नहीं और ऐसी कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, तो अब देखते हैं कि क्या वास्तविकता है, क्योंकि भाजपा क्या। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर गौरीकुंड से 1 किलोमीटर आगे क्षतिग्रस्त हुए पैदल मार्ग को खोलने की कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बताते चले कि केदारनाथ धाम की ओर जाने वाले पैदल मार्ग गौरीकुंड से लगभग 1 किलोमीटर आगे छोटी गधेर नामक स्थान पर है, जहां पर कि मलबा पत्थर आने से पैदल मार्ग पूरे तरीके से बाधित हो गया और जिसके बाद इस मार्ग को तुरंत खोलने जाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। तो वहीं आपको बताते चले कि मार्ग को काफी हद तक खोल भी लिया गया है। मौके पर पुलिस के साथ साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है। तो वहीं आपको बता दें कि मानसून सीजन में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते केदारनाथ धाम पैदल मार्ग लैंडस्लाइड की दृष्टि से काफी संवेदनशील हो चुका है और ऐसे में पैदल यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के साथ साथ बद्री धाम की यात्रा सफल बनाने के लिए बद्री केदार मंदिर समिति हर संभव प्रयास कर रही है और अब तक दोनों धामों में लगभग 23 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि बीकेटीसी के द्वारा धामों में श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था देने का कार्य किया जा रहा है। तो वहीं बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि श्रद्धालुओं से मौसम के अनुकूल ही यात्रा करने की अपील की गई है और जिससे यात्रा सुरक्षित और सुखद हो सके। ये बद्री केदार मंदिर समिति और शासन प्रशासन पूरी तरह से संकल्प और वचनबद्ध है कि जो हमारी 4 धाम बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की यात्रा है उस पर लाखों यात्री जो है कि पूरे देश भर से यहाँ पर आता है। और जिस दिन कपाट खुले भी थे, आपको मालूम है कि 2 तारीख को श्री केदारनाथ जी और 4 तारीख को श्री बद्रीनाथ जी के धाम खुले थे। स्वयं मुख्यमंत्री जी जो है वहाँ पर उपस्थित थे और सारी व्यवस्थाओं को देखा है और कल तक लगभग 23 लाख तीर्थयात्रियों ने जो है कि दोनों धामों में जो है कि दर्शन किए हैं। और सरकार ने जो है पूरी तरह से यात्रा रूट पर, चाहे चिकित्सा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य के लेकर हो, चाहे परिवहन की व्यवस्था हो, चाहे रहने की रेंट शेल्टर की व्यवस्था हो,
और जो आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम, क्योंकि बारिश का सीज़न यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है और वो हाई भूस्खलन क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है, वहाँ पर जो है कि भारी वर्षा भी रहती है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी तीर्थयात्रियों से भी ये अनुरोध है कि मौसम विभाग की चेतावनी और सारी चीज़ों को देखते हुए सुरक्षित यात्रा करें। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां सनातन धर्म में भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने काफी बड़ी मान्यता है। तो वहीं अल्मोड़ा के कारखाना बाजार निवासी राहुल राजीव साहा ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से ऐसा ही कुछ कर दिखाया है। आपको बताते चले कि राहुल 12 ज्योतिर्लिंगों और 3 शक्तिपीठों के लिए दर्शन कर वापस अपने घर अल्मोड़ा लौट चुका है। उन्होंने 17 महीने में 15,000 किलोमीटर की यह यात्रा कार या बस से नहीं बल्कि साइकिल से पूरी की है, और जिससे लोग अब उनकी मिसाल दे रहे हैं। राहुल साइकिलिस्ट है और वह इससे पहले भी गोवा और अमरनाथ के हजारों किलोमीटर की यात्रा साइकिल से पूरी कर चुका है। अपना वहीं पर ही मैंने दिया, वहाँ एक आश्रम को दिया मैंने टाइम, जहाँ पर 24 घंटे रामायण जी का पाठ होता है, और जहाँ के संस्था से रामेश्वरम से यहाँ पर तक मैंने सफर पूरा करा। जो 3 ज्योतिर्लिंग मैंने और पूरे करे। उसके बाद 3 ज्योतिर्लिंग हैं सोमनाथ जी, वहाँ पर महाराष्ट्र वाले 5 ज्योतिर्लिंग कहते हैं। चौथे में परली बैजनाथ जी और ओंडा नागनाथ जी। तो ये इनकी 2 के भी दर्शन करे हुए हैं। ओंडा नागनाथ जी, बैजनाथ जी किलोमीटर का मेरा रन था। हाँ, अकेला था मैं। साइकिल से करी है, साइकिल से मैंने रामेश्वरम तक करी है जी। कर्नाटका से सब कुछ मेरा अस्त व्यस्त चले गया। उससे पहले मेरा सफर ऐसा कट रहा था कि मैं सोच रहा था कि मैं पूरा जिंदगी। उत्तराखंड में हाईकोर्ट ने ऋषिकेश में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सचिव आवास से 9 जुलाई को कोर्ट में पेश होकर यह बताने को कहा है कि बिना किसी सेशन प्लान के ऋषिकेश में भवन निर्माण क्यों किए जा रहे हैं। मामले पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 9 जुलाई की तिथि को तय किया है। बताते चले कि ऋषिकेश निवासी पंकज अग्रवाल व अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि देहरादून के ऋषिकेश में कुछ लोगों के द्वारा अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने इन अवैध निर्माण को सील किया था। एक समाजसेवी हैं जो ऋषिकेश के रहने वाले हैं, IIT गुवाहाटी के ग्रेजुएट हैं। वो स्पिरिचुअल साधना प्रैक्टिस के लिए ऋषिकेश में बसे थे और उन्होंने ये पाया कि कई लोग क्या कर रहे हैं कि बिना सैंक्शन प्लान के कंस्ट्रक्शन करके होम बायर्स को ऐसे आवास बेच देते हैं। तो ऐसे 2 कंस्ट्रक्शंस उन्होंने ऋषिकेश क्षेत्र में आइडेंटिफाई किए और माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाए कि कैसे MDDA ने इन पर कोई ध्वस्तीकरण और जो भी आदेश उनको करने चाहिए थे वो नहीं किए। दूसरी ओर उनको ये भी ज्ञात हुआ कि जिस बिल्डिंग में वह स्वयं रह रहे हैं उसको भी किसी बिल्डर ने बिना सैंक्शन प्लान के इस तरीके से बनाया हुआ है। तो उनके ऊपर भी जो है उस बिल्डिंग के ऊपर भी जो है कोई सैंक्शन प्लान नहीं है। इस वजह से पंकज अग्रवाल को भी खुद ध्वस्तीकरण का एक जो है नोटिस MDDA की तरफ से प्रेषित कर दिया गया। आज माननीय उच्च न्यायालय में जब इस पूरे प्रकरण की सुनवाई हुई तो कोर्ट ने ये पाया कि MDDA अपने प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा है जो उनको सैंक्शन प्लान के हिसाब से कंस्ट्रक्शन परमिट करने चाहिए, और कोर्ट ने इसीलिए सेक्रेटरी हाउसिंग सचिव आवास उत्तराखंड सरकार को 9 जुलाई 2025 को बुलाया है कोर्ट में, और साथ साथ ये भी पूछा है कि क्यों नहीं कमिश्नर गढ़वाल जो चेयरमैन हैं MDDA के, वाइस चेयरमैन MDDA और जो असिस्टेंट इंजीनियर हैं MDDA में, इन तीनों पर क्यों नहीं कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करी जाए। इस पर भी MDDA को अपना तर्क रखना है और सचिव आवास 9 जुलाई को बताएंगे कि क्यों बिना सैंक्शन प्लान के ऋषिकेश देहरादून क्षेत्र में ऐसे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।